नमस्कार। तो न्यूज़ ये है कि भारत बायोटेक यानी कोवैक्सीन को अब अनुमति सरकार द्वारा प्राप्त हो चुकी है कि वो बच्चों पर अपने ट्रायल्स शुरू कर सकते हैं जिनकी एज ग्रुप 2 टू 18 इयर्स यानी 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक जिनकी आयु है उन पर ये ट्रायल शुरू अब किए जा सकते हैं। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, तो आइए इस डेवलपमेंट को और इस डेवलपमेंट के विषय में अध्ययन डिटेल में करना शुरू करते हैं। कोवैक्सीन ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन एज ग्रुप 2 टू 18 इयर्स। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, डेक्कन क्रॉनिकल ने भी कवर की है। देश के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है उन्होंने ये न्यूज़ को कवर करा है। कोवैक्सीन ट्रायल्स अप्रूव्ड इन चिल्ड्रन बिटवीन 2 एंड 18 इयर्स। बाय द वे, इस कोवैक्सीन को आप BBV152 के नाम से भी आप जानते हैं और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सही संबोधन करना आवश्यक होता है। इस पर विस्तार से बात करेंगे वीडियो में आगे, परंतु अभी देखते हैं कि ये डेवलपमेंट क्या है। तो भारत बायोटेक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इनको अप्रूवल मान्यता दे दी है टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन फॉर इट्स कोरोना वायरस डिजीज वैक्सीन। इट विल बी द फर्स्ट वैक्सीन टू बी टेस्टेड ऑन किड्स इन इंडिया। भारत में बच्चों पर ये जो ट्रायल्स होंगे ये प्रथम अवसर होगा और भारत बायोटेक ने जो है अच्छा काम यहाँ पर शुरू किया है। देखते हैं विस्तार से क्या है इसके डिटेल्स और क्या है स्टैटिस्टिक्स। तो कोवैक्सीन इज द फर्स्ट मेक इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन। आप सबको ये पता होगा कि इन्होंने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ जो कोलैबोरेशन किया उसके अंतर्गत ही उन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की है। भारत बायोटेक हैड अप्रोच्ड द नेशनल ड्रग्स रेगुलेटर विद अ प्रपोजल अर्लियर एज वेल। हुआ ये था कि भारत बायोटेक का जो ये प्रपोजल है ये दूसरा प्रपोजल है। भारत बायोटेक ने इससे पूर्व भी एक बार सरकार को अप्रोच किया था और वो इच्छुक थे कि ये ट्रायल्स बच्चों पर भी शुरू हो, किंतु तब सरकार ने उनसे ये कहा था कि इस क्षण जो फोकस है वो एडल्ट्स है और आप उनकी जो ट्रायल्स है उनके विषय में बात करें और एफिकेसी जो उन्हें जो हम वैक्सीन देने वाले हैं उसकी एफिकेसी क्या होता है यानी इफेक्टिविटी, आप उस पर चर्चा करें। तो अब जाकर ये जब दूसरी बार सरकार को अप्रोच हुए हैं तो इन्हें ये अनुमति मिली है। एफिकेसी यानी किसी भी जो औषधि होती है उसकी इफेक्टिविटी। तब आपको ये स्मरण होगा कि 45 के ऊपर यानी 45 प्लस जिनकी एज थी उनको सरकार ने वैक्सीनेशन उनकी जो है शुरुआत कर दी थी उनके लिए। According to reports, the trial is planned to be conducted among 525 participants. देश भर से 525 525 बच्चों पर इसका परीक्षण होगा। The trials for phase 2 and 3 shall begin shortly. तो उसके लिए भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने लास्ट में, क्योंकि लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं, दिस विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शंस। तो ये है इंजेक्शंस के द्वारा ही दी जाएगी ये वैक्सीन। ये ओरली एडमिनिस्टर्ड यानी जैसे पोलियो डोज दिए जाते हैं तो उस स्वरूप में नहीं होगा, ये भी एक इंजेक्शन के स्वरूप में ही होगा। इनको जैब्स मिलेंगे वैक्सीन के। होमवर्क है आपके लिए होमवर्क आपके लिए गृहपाठ यह है कि आपको अंतर बताना है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन, जिसे अटेन्यूएटेड भी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद होता है, इस पर आप थोड़ा सा रिसर्च करें और बताएं। आप चाहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है ईमेल कमेंट्स वीडियो के अंत में जो कमेंट्स है आप उधर भी अपना जो है उत्तर टाइप कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्यों उचित शब्द का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भूले नहीं होंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो अर्स्टवाइल यूएस प्रेसिडेंट थे, अर्स्टवाइल का मतलब है भूतपूर्व, जो पहले प्रेसिडेंट थे, 45th प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने भाषणों में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था, उसका उल्लेख चाइनीज वायरस ऐसे किया था। तो उस पर आलोचना हुई थी, उस पर चाइना का भी ये वक्तव्य था कि जो चाइना ये शब्द है वह नहीं होना चाहिए, ये हेतुपूर्वक नहीं किया गया है।
अंततः ये सबने स्वीकार किया कि ये कोविड-19 ही कहलाया जाएगा, ना कि चाइनीज वायरस। तो यदि ये सत्य है तो हमें भी B1617 यही उल्लेख करना चाहिए, उसे इंडियन वायरस नहीं कहना चाहिए। हमें भी B1617 ऐसे ही उसका उल्लेख करना चाहिए और इंडियन वायरस नहीं कहना चाहिए। यदि हम जो है वायरस को चाइना वायरस नहीं कह रहे हैं तो वेरिएंट्स भी जो होता है वो हमारी जो है देन नहीं है, तो हम भी B1617 कहेंगे। और इस विषय में एक अच्छी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने WHO से पूछा था, पत्र व्यवहार हुआ था कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में उसे इंडियन वेरिएंट आप इस ऐसा उल्लेख उसका हो रहा है क्या? तो इस पर WHO ने स्पष्ट कर दिया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्पष्ट किया है कि नहीं, हम कहीं भी डॉक्यूमेंट में जो जब बात करनी होती है तो B1617 ऐसे ही उसका नामोल्लेख होता है। किसी भी पन्ने पर किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका उल्लेख B1617 ही होता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यदि वायरस चाइना वायरस नहीं है तो वेरिएंट भी इंडियन वेरिएंट नहीं होना चाहिए। आपकी राय कमेंट्स में अवश्य बताइए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, व्हेन विल वी कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक? वैक्सीनेशंस आर अ टेम्पररी सेफ्टी मेजर, नीड ट्रीटमेंट, क्योर चाहिए हमें, इसकी औषधि चाहिए। जब हमें क्योर प्राप्त हो जाएगा हम इस पैंडेमिक से ऊपर आ जाएंगे, किंतु वैक्सीनेशन जो है उसका स्वरूप टेम्पररी होता है। इस विषय पर विस्तार से बात करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। व्हाट डू द स्टैट्स से? पहले तो वैक्सीन डू नॉट प्रोवाइड सेफ्टी फॉर लाइफ। आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन यदि हो भी जाए तो आजीवन आपको सुरक्षा प्रदान उसे नहीं की जाती। 1 वर्ष तक, और संभवतः अधिकतम जो सीमा है वह है 18 महीने, 1.5 years। वहां तक आपको प्रोटेक्शन संभव है, आपको सुरक्षा मिल जाएगी, किंतु आजीवन नहीं। तो ये टेम्पररी मेजर है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि ये 18 मंथ्स जो है ये अधिकतम सीमा है उसकी। कुछ वैक्सीन तो 6 महीने, 6 महीना, हाँ, या 6 मंथ्स तक ही वैलिड होता है, और उसके बाद आपको अलग से जो है बूस्टर डोज लेना पड़ता है। तीसरा मुद्दा है देयर आर न्यू वेरिएंट्स दैट सरफेस। आपने देखा होगा कि जगह जगह उसके म्यूटेशंस और नए वेरिएंट्स बाहर निकल रहे हैं, जैसे हमने अभी अभी पिछले स्लाइड पर भी बात की। तो जब ऐसे हो रहा है तो वैक्सीनेशन यदि हो भी जाता है तो वो कितना जो है फलदायी होगा, इस पर थोड़ा सा संशय है। तो इस पर एक आपके सामने एक बात रख दूं जो फाइजर कंपनी के सीईओ ने कही। अब ये है मिस्टर एल्बर्ट बोर्ला, और ये है सीईओ फाइजर कंपनी के। इन्होंने एक बात कही थी जब ये सीएनबीसी चैनल को न्यूज जो चैनल है उनको एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने यह वक्तव्य किया कि इनके अनुमान में यह बिल्कुल हो सकता है कि the people may need to be vaccinated against the virus each year। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, that people may need to be vaccinated against the virus each year। जो बूस्टर डोज है या उसको सप्लीमेंट डोज कहो, आप चाहे जो कह सकते हो, जो कहना चाहे, किंतु यह भयंकर है। किंतु यहाँ इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक जो ड्राइव है वैक्सीनेशन की, जो पहली ड्राइव है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि भारत इतना विशाल देश है, हमारी जनसंख्या 136 करोड़ है। तो यदि हमें ये कहा गया कि प्रतिवर्ष हमें लगाना होगा ये टीका, ये वायरस, तो कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि ये कितना भयंकर है, भयानक है ये। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में फ्लू बड़ी एक कॉमन सी बात है जिस पर के लोग एनुअली वैक्सीनेट स्वयं को करा लेते हैं। ऐसे ही ये कुछ बात कह रहे हैं यहाँ पर ये सीईओ फाइजर कंपनी के, किंतु ये भारत जैसे विशाल देश में ये जो है कठिन है। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तम यही है कि हम उस पर क्योर ढूंढ ले। जब हमें इस पर क्योर मिलेगा तो जिस भांति हम कॉमन कोल्ड और वायरल फीवर को ट्रीट करके पेशेंट को घर भेज देते हैं,
उसी प्रकार से हम यहाँ पर कोविड से मुक्त हो जाएंगे। क्योर मिलना आवश्यक है। वैक्सीन की जो ट्रीटमेंट है वह टेम्पररी है, ये इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। आपके विचार क्या है अवश्य ही बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक्ड इट तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और आपके कमेंट्स करें या फिर मुझे ईमेल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।